जी बेटा, सो अब हम इस वीडियो में P6 को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो P6 में काफ़ी चीज़ें हैं बेटा, वो एक दो वीडियोस में तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं कि जो मेजर चीज़ें हैं हम उनको कवर कर लें और एक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले दो क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ मेजरमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, कभी लेंथ मैयर करनी होती है, कभी थर्मोमीटर की रीडिंग्स मैयर करनी होती है, कभी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आ जाए तो वोल्ट मीटर एम मीटर की रीडिंग मैयर करनी होती है। तो इन शॉर्ट के हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड देन सीक्वेंसली हम आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन 3 तक आज चलेंगे, देन हम क्वेश्चन 4 को इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें वो प्रॉपर एक लॉन्ग सा आपको एक कुछ पैराग्राफ से लिखना होता है। क्वेश्चन 4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ग्राफ तक हम चीज़ों को डिस्कस कर लें, जो मेजर चीज़ें हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो इन डेप्थ हैं इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, आपके टीचर्स भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। P6 हमने स्टार्ट करने लगे हैं। ओके जस्ट वेट ले जी। सो पहला जो पॉइंट है बेटा इसमें P6 के अंदर, वो बच्चों को लिखने में आता है जी। आपने लिखनी है, क्या लिखनी है जी? प्रिकॉशंस लिखनी है। और प्रिकॉशंस, अब बेटा कुछ चीज़ों की बहुत सी एक लिस्ट होती है कि किस किस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को सेव कर सकते हैं, हम कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ करके अपने आंसर्स को मज़ीद बेटर बना सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि मेरे पास अब इतनी स्पेस तो है नहीं कि मैं 10-15 प्रिकॉशंस को इनलिस्ट करूं। हाँ, आप कोशिश करें कि आपके जो प्रिकॉशंस है वो एक इस तरह की प्रिकॉशन हो जिसको हम डिफेंड कर सकें, जिसके बारे में हम सोच सकें, जिसके बारे में हम ये बात कह सकें कि ये प्रिकॉशंस वैलिड है। तो आपने वैलिड प्रिकॉशंस देनी है, चाहे आप मार्क स्कीम के अंदर लिखी हुई प्रिकॉशंस के अंदर से आप आंसर करो या ना करो, क्योंकि हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट है, हर बंदे की थिंकिंग जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है बेटा। सो हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक प्रिकॉशंस को लिखता है। सो प्रिकॉशन के अंदर आपको आपका मार्जिन होता है आपके पास कि आप कोई भी प्रिकॉशन लिखो, अगर वो वैलिड है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं हुई भी, तो आपको मार्क्स तब नहीं मिलते। अदरवाइज आपको मार्क्स मिल जाते हैं कि आप कोई भी प्रिकॉशन लिख दो उस रेंज के अंदर। ठीक है, मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, अजीबोगरीब प्रिकॉशंस लिखना वैलिड नहीं होता। सो मार्क्स स्कीम के अंदर देख ले, आप हर एक्सपेरिमेंट की 2 से 3 प्रिकॉशन को याद कर लिया करो कि इसमें ये प्रिकॉशन यूज़ हुई, अगले एक्सपेरिमेंट ये प्रिकॉशन यूज़ हुई। थोड़ी सी बेटा एफर्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपके एक मार्क्स जो है वो बिल्ड होता जाएगा और यही आपको A* तक और इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन तक भी इंशाल्लाह ले आएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। कभी आपको वो स्केल देगा और स्केल से आपने क्या मेजर करना होगा? 0 और दिस इज़ ऑल अबाउट 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह बेटा स्केलिंग हुई होगी। ठीक है, और आपसे कहेगा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस प्लैंक और दिस पेन वट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बन रही है? 0, दिस वुड बी 1 2 बना लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, इसको 4 बना लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर। इज इट क्लियर हो नो? तो आपको आंसर क्या लिखना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको मीटर में कन्वर्ट करके क्या लिख दे? 0.04 लिख दे। ठीक है, 100 से डिवाइड करें तो इसको 0.04 लिख दें, तो वो कह रहा है कि इसको हम तब भी क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये आंसर कोई बच्चा मीटर में लिख देता है तब भी दैट्स ओके, आपको आंसर इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हम समझते हैं कुछ लीस्ट काउंट को, क्योंकि हम गिने चुने जो यूज़ करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है बेटा वो मेजरिंग स्केल होता है, दैट्स मीन मीटर रूल होता है। अब याद रखिएगा बेटा, मीटर रूल से जब भी कोई चीज़ मेजर करते हो, तो चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये मेजरिंग स्केल है, दिस इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज़ 1। ओके, अगर मैं कहूँ मुझे इतने बड़े ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर, लेंथ मेजर करके दिखा, तो आप कहोगे सर दिस इज़ ऑल अबाउट 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं बेटा कहूँ कि मुझे इतने से ऑब्जेक्ट का इस मीटर रूल से लेंथ मेजर करके दिखाओ, तो आप नहीं मेजर कर सकते। दैट्स मीन क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपको इजाज़त नहीं देता, विच इज़ 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन, by which you can take an instrument, by which you can take any reading from any instrument. Okay,
सो मिनिमम रीडिंग ये कितनी ऑफर कर रहा है, ये बेटा ऑफर कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। सो व्हाट इज लीस्ट काउंट, इट इज द मिनिमम रीडिंग जो कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो। तो कितनी ले सकते हो आप बेटा, 0.1 सेंटीमीटर ले सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? सो आप जब भी मेजरिंग स्केल या मीटर रूल से रीडिंग लें बेटा, तो अगर आप 4 सेंटीमीटर आ रही है तो आप उसको बजाय कि 4 सेंटीमीटर लिखें बेटा, आप उसको लिख दें 0.4.0 सेंटीमीटर या 1.0 सेंटीमीटर। ये 1.00 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लीस्ट काउंट में कितने डेसिमल प्लेस है बेटा, 1 dp है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा, 1 है, ये 1 है। तो आप रीडिंग में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट डाल दो ताकि जो रीडिंग आप लो वो लीस्ट काउंट को डिफेंड कर रही हो। ईजी हो गया। सो इसी तरह माइक्रोमीटर होगी, उसकी भी रीडिंग कभी इस तरह लिख सकते हैं हम 587 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का भी, वोल्ट मीटर का बेटा ये चेंज होता है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के 0.1 लिख दिया। कभी 0.01 भी होता है, वेरी करता है एनालॉग और डिजिटल में। सेम इसी तरह अगर आप जब पेपर में डायग्राम बनी होगी तो जो सबसे छोटी लाइंस के दरमियान 0 और यहाँ पे लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 1 लिखा है, ठीक है, तो मुझे बताइए कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड दोबारा 1.0 होगा या 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट हो गया बेटा 0.2 हो गया। इज इट क्लियर कि नहीं, 0.2 वी हो गया, वोल्टेज हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, 0.1 वी लिखा है। इसी तरह एम मीटर का भी मैंने ये एक रेंज लिख दी है कि इस रेंज के अंदर हो जाते हैं वोल्ट मीटर और एम मीटर। सो यहाँ से इस स्लाइड से बेटा आपको क्या पता चल रहा है कि जब भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग लो तो जितना डेसिमल प्लेस तक उसका लीस्ट काउंट गया है उतने ही डेसिमल प्लेस तक आप अपनी रीडिंग को भी एक्सटेंड कर सकते हो। दैट सिंपल, ओके। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बच्चे टेबल्स बनाते हैं या टेबल में कोई मिसिंग रीडिंग लिखते हैं तो यह टेबल आपको खुद से बनाना पड़ता है, कभी ए लेवल में बनाना पड़ जाए, आईजी में भी कभी मिसिंग वैल्यूज़ तो होती हैं, आपको वो बनाना पड़ जाए तो वो सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इस पॉइंट को बेटा आपने बड़े आराम से सुकून से समझना है कि टेबल को किस तरह बनाया जाए। अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है, ओके। सो याद रखिएगा बेटा, मैं पहले आपको सिंपल सा केस समझा देता हूँ कि टेबल के अगर फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स हैं या कभी आपको टेबल बनाना पड़ जाए, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टेबल बनाना पड़ता है, आपको ग्राफ बनाना पड़े ना पड़े आपको टेबल ज़रूर बनाना पड़ता है, वो मेंशन करता है, ठीक है। सो टेबल के ऊपर सबसे पहले चीज़ जो आपने मेंशन करनी है बेटा, लेट्स सपोज को अगर ये वोल्टेज है तो इसके साथ वोल्टेज पूरा लिख दो या वी लिख के साथ क्या लिख दो, इसका यूनिट भी लिख दो, ओके हो गया। देन करंट है बेटा, सो करंट पूरा लिख दो या आई लिख दो, और ठीक है आई लिख के क्या लिख दो, साथ एम्पियर लिख दो, तब भी ठीक माना जाएगा, ठीक माना जाएगा, ओके। रेजिस्टेंस है आर लिख के ओहम लिख दो। तो ये पहला पॉइंट है जो आपने सीखना है कि टेबल का जो पहला ब्लॉक है उसमें जो आपने नॉमिनेशंस करनी है वोल्टेज की, करंट की, रेजिस्टेंस की, लेंथ की, व्हाटएवर जो भी आपको प्रैक्टिकल में गिवन है, आपको P6 में गिवन है। सो उसके लिए आपने क्या करना है कि टेबल का जो पहला जो रो है ना वो अपने नाम के साथ यूनिट ज़रूर मेंशन करना। तो ये छोटी सी चीज़ बेटा आप लोगों ने आई होप सो कि सीख ली होगी। सो यहाँ पे भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, साथ वी लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो हम इस पर बात करते हैं, ठीक हो गया, ओके। अब दूसरी बात बेटा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। मैं टेबल वहाँ से हटा दिया मैंने एक दफ़ा, मैं दोबारा बनाता हूँ जी टेबल। सब बच्चे बड़े जाग के रहिएगा प्लीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने मिस नहीं करना। चाहे और बातें नहीं भी समझ आई, कोशिश करो ये ज़रूर समझ में आ जाए ताकि आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, आपके मार्क्स डिटेक्ट ना हो। मेन हमारा फोकस ये है, ठीक है। सो बेटा वोल्टेज हो गया, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूँ, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूँ, जो वहाँ पे लिखा था मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, ठीक है, ये पूरा लिख दीजिएगा आप, स्लैश डाल के वी लिख दिया। करंट लिख दिया बेटा और लिख दिया इसके साथ आई लिख दिया, सॉरी एम्पेयर लिख दिया, सॉरी करंट आई तो उसका सिंबल है। एंड देन रेजिस्टेंस मैंने लिख दी, रेजिस्टेंस का चाहे आर डाल लो बेटा तब भी ठीक हो, करंट का आई डाल दो तब भी, बस एक यूनिफॉर्म तरीके से मेंशन कर दो। इज इट ओके और नॉट? सो बेटा अगर वो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको दे रहा है, लेट्स सपोज करो यहाँ पे वैल्यू है 8.0, 12.0, ऊपर जगह उसने खाली छोड़ दी,
यहाँ पे बेटा वैल्यूज़ वो दे रहा है 0.35, 1.45। ओके, मुझे बताइए इस कॉलम में 8 और 12 के साथ कितने डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू जा रही है? ये बेटा जा रही है 1 dp। ऐसा है कि नहीं? ये 1 dp, ये कितने dp है? ये है बेटा 2 dp। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया? तो यहाँ इन बॉक्सेस को बेटा जब भी फिल करोगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ये फैक्टर भी कितने डेसिमल प्लेस तक हो? 1 dp तक हो। अगर 1 dp तक नहीं होगा तो चांस है कि आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो सकते हैं। ए लेवल में तो कंफर्म डिटेक्ट होते हैं, या IGCSE में फिर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं। लेकिन एक हैबिट बना लो कि जितने डेसिमल प्लेस हर पोटेंशियल डिफरेंस के होंगे, आपको वही डेसिमल प्लेस तक सारी की सारी रीडिंग लेके जानी है। ओके, नाउ बेटा अगेन देखिएगा प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 dp है। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 2 dp हो गया। तो आपको यहाँ पे भी लेट्स सपोज करो कोई भी वैल्यू बेटा आ रही है 0.05 आ रही है, तो ये भी कितने डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेस तक नीचे तक फॉलो करना है। सो आपने देखा कि इन सब चीज़ों के कितने डेसिमल प्लेसेस हैं बेटा? 1 डेसिमल प्लेस। इनके कितने डेसिमल प्लेस हैं? इनके 2 डेसिमल प्लेस हैं। अब बेटा बात आती है रेजिस्टेंस की। तो याद रखिएगा ये वो ब्लॉक है जो कि आपने आंसर निकालना है बाय यूजिंग कैलकुलेशन। अब मैं लगाता हूँ ओम्स लॉ का फार्मूला। सो V इज इक्वल टू आई आर, और मुझे अगर R फाइंड आउट करना है तो मुझे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा बड़े ध्यान से सबने सुनना, ठीक है? अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू लिखूँ तो ये कितनी है? 4.0। और अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूँ तो ये मेरे पास कितनी है बेटा? 0.05 है। अब मुझे बताइए करंट में कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस है। ऐसा है कि नहीं है? तो अब मुझे रेजिस्टेंस के लिए बेटा डेसिमल प्लेस तक नहीं जाना, मुझे किस फैक्टर तक जाना है? सॉरी, कम ऑन। ओके, सो मुझे किस फैक्टर तक जाना है? आई होप सो कि मेरी आवाज़ क्लियर हो गई। बेटा मुझे किस फैक्टर तक जाना है? मुझे जाना है रेजिस्टेंस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। मुझे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करने होंगे अगर मुझे रेजिस्टेंस का आंसर देना है। इज इट ओके और नॉट? तो अब मुझे बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आई होप सो का आपका आंसर होगा सर इसमें तो 2 सिग फिग है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? आप आई होप सो कि आपका आंसर होगा सर इसमें 3 सिग फिग है। तो मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज करो बेटा वैल्यू आ रही हो 11.2587, बड़ी सी वैल्यू आ रही होगी, तो आपको आंसर जो है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है बेटा? ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर जिसके अंदर सबसे कम लीस्ट काउंट, उसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको रेजिस्टेंस का आंसर उसी लीस्ट सिग फिग में देना है। मुझे बताओ 2 सिग फिग कम होते हैं या 3 सिग फिग कम होते हैं? आपका आंसर होगा सर 2 सिग फिग कम होते हैं। तो रेजिस्टेंस का आंसर भी कितने सिग फिग में होना चाहिए? 2 सिग फिग में होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा। सो ये 9 हो जाएगा, 9 से 6 हो जाएगा, 6 से ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। सो 3 बन भी जाए तो मैं बेटा इसको रिमूव करके यहाँ पे जो आंसर लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा 11 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे कितने सिग फिग तक जाना है? 2 सिग फिग तक जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैं डिवीजन कर रहा हूँ। डिवीजन में 4.0 ऊपर है, 0.05 नीचे है, 4.0 में 2 सिग फिग है, 0.05 में 3 सिग फिग है। तो मुझे अपना आंसर रिड्यूस करना पड़ेगा किस में बेटा? 11 में। 11 क्यों किया? क्योंकि 11 2 सिग फिग हैं। क्योंकि वोल्टेज और करंट में लीस्ट सबसे कम सिग फिग किसके थे? वोल्टेज के थे, जो कि 2 थे। तो मुझे आंसर भी कितना देना पड़ा? 2 सिग फिग में। अब बेटा मैं अपने कॉलम को 2 सिग फिग से क्या कर लूँगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर से फिक्स कर लूँगा। अब जो भी मैं आंसर लिखूँगा बेटा, चाहे वो कोई भी आंसर लिखा मैंने, वो मुझे कितने सिग फिग तक जाना होगा? मुझे जाना होगा 2 सिग फिग। तो ये भी 2 सिग फिग हो गया बेटा, ये भी 2 सिग फिग हो गया, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। शायद कुछ थोड़ा सा मैशअप बन गया हो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स का, लेकिन एक दफ़ा दोबारा ज़रा इन चीज़ों को दोहराइए। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। परेशान नहीं होना, अगेन चीज़ों को समझना बेटा ज़रूरी है। अब ज़रा यहाँ देखते हैं, मुझे बताइए इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी ये कॉलम किसका होता है? ये डेसिमल प्लेस का है।
ये कॉलम किसका है, ये भी डेसिमल प्लेस का है। इन दोनों कॉलम्स में, क्योंकि ये मेजरमेंट्स है बेटा, ये आपके आंसर्स नहीं है, ये सिर्फ मेजरमेंट कर रहे हो, नोट करके रीडिंग आप नोट कर रहे हो, तो इसमें आपने डेसिमल प्लेस का ख्याल करना है। मुझे बताएं ये कितने डेसिमल प्लेस हैं, ये है बेटा 1 dp, 1 dp है ना, सो 1 dp इधर भी होना चाहिए, 1 dp सेम कॉलम के अंदर सेम डेसिमल प्लेस आपके लिए लिखना ज़रूरी है। तो इन सब में कितने डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। नाउ जी बेटा इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेस। तो इन सब आंसर्स के अंदर कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए बेटा, 2 dp 2 dp 2 dp होना चाहिए। नाउ रेजिस्टेंस पे चलते हैं बेटा। रेजिस्टेंस में जब मैं डिवाइड करूंगा 4.0 और 0.34 को, तो मुझे बताओ इसमें कितने सिग फिग हैं, 2 सिग फिग है बेटा। इसमें कितने सिग फिग हो, 3 सिग फिग हो गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का रूल होता है कि जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एडिशन कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, आपका आंसर उतने ही सिग फिग में आएगा। ओके, सो कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने 3, तो आपको आंसर कितने सिग फिग में होना चाहिए बेटा, 2 में। तो इसका एक्चुअल आंसर हो सकता है 11.3578 समथिंग आए, लेकिन आपने इन सबको रिड्यूस करके किस में लेके आ गए, 2 सिग फिग में आंसर आ गया। तो अब आपने इसके ऊपर लिख देना है दिस मस्ट बी 2 सिग फिग। तो इन सब का आंसर अब आपने 2 फिग में लाना ही लाना है, जो मर्जी कर लो। सो इसमें अब सॉरी ओके 11 में कितने सिग फिग हैं बेटा, 2 सिग फिग है। 9.2 में कितने सिग फिग हैं, 2 सिग फिग है। 7.8 में कितने सिग फिग हैं, 2 सिग फिग है। थोड़ी सी आपको यूनिफॉर्मिटी आई होप सो के नज़र आ रही होगी, किस तरह चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं। ये सीक्वेंस याद करना है आपको, ठीक है बेटा। सो अब हम चलते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। द रूल फॉर मेजरमेंट्स गिवन इन द टेबल इज दैट द डिफरेंट वैल्यूज़, ये अब सारी बातें बेटा वही पढ़ो। तो देखो अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, ये मैंने मेंशन नहीं किया, कैम्ब्रिज के जो PDFs हैं उनसे मैंने पॉइंट्स निकाले कि आंसर शुड बी गिवन टू एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ सिग फिग रादर देन दैट ऐसे। सो ये जो ब्लॉक है बेटा, ये आपके आंसर का आंसर कॉलम है। ये कौन सा है, ये दोनों, ये मेजरमेंट कॉलम्स है। तो मेजरमेंट कॉलम में आप ध्यान रखोगे DP का, डेसिमल प्लेस का ध्यान रखोगे। आंसर कॉलम के अंदर आप किसका ध्यान रखोगे बेटा, आप सिग फिग का ध्यान रखोगे। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, ये अब सारी बातें बेटा जी पढ़ लो, तो आई होप सो कि ये सारी बातें वही होंगी। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कोई बात मैंने छोड़ तो नहीं की। द पोटेंशियल डिफरेंस और ऑल द विच इज़ करेक्ट, ठीक है। डेसिमल प्लेस देखो बेटा, सारी बातें वही लिखी, विच इज़ करेक्ट। इट डजेंट मैटर द नंबर ऑफ प्लेसेस। वो कहता है कि अगर एक कॉलम में 1 डेसिमल प्लेस है और दूसरे कॉलम में अगर 2 डेसिमल प्लेस है, ये मैटर नहीं करता, आपको सेम कॉलम के अंदर चलाने हैं जी डेसिमल प्लेस। लेकिन जब बात आएगी आपकी आंसर की कॉलम्स की बात आएगी, आंसर कॉलम की बात आएगी, तो आप फिर सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करोगे, डेसिमल प्लेट्स को आप कंसीडर नहीं करोगे। फिर इस पॉइंट्स में बेटा लिखा है कि आपके यूनिट्स बड़े सही होने चाहिए, यूनिट्स ज़रूर लिखो, ये बातें लिखी हैं। नाउ हम कॉलम की और बात भी कर लेते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ लेंथ है तो उसको आप अगेन मीटर या सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर करंट I है तो इसको आप I लिख के एम्पियर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर 2 करंट है तो इसको I1 कर दो बेटा, इसको I2 करके एम्पियर डाल दो, ठीक है। ओके, एक और बात कि अगर आपकी सारी पावर ऐसे आ रही है, चार्ज है 3.7 × 10⁻⁵, एक और चार्ज है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Q लिखो, ठीक हो गया, ये चार्ज हो गया बेटा, और लिख दो 10⁻⁵C। तो ये देखो आप बेटा 3.7 है ना, तो इसको सिर्फ 3.7 लिख लो, क्योंकि 10⁻⁵ आपने ऊपर मेंशन कर दिया। 8.7 लिख लो, 5.7 लिख दो, इन सब के साथ मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ऑटोमेटिकली समझा जाएगा। आई होप सो कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बेटा हम चलते हैं किस पॉइंट के ऊपर, ग्राफ के ऊपर चलते हैं, कि ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ किस तरह से हमने लेके चलना है। बस लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगे हैं, बस ग्राफ को डील करने लगे। ग्राफ बेटा आपको पता है कि कुछ इस तरह का होता है, ऐसा है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, ये y एक्सेस है, ये कौन सा एक्सेस होता है, x एक्सेस होता है। तो पहला काम जो आपने करना है, जिसका 1 मार्क्स होता है, अगर यहाँ पे करंट है बेटा या वोल्टेज है, तो यहाँ पे वोल्टेज मेंशन करो और साथ इसका यूनिट भी लिख दो। वी दैट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस है, और साथ इसका मैंने v लिख दिया। तो PD लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, तब भी ठीक समझा जाएगा। वोल्टेज लिखोगे तब भी सही समझा जाएगा। ओके हो गया। ये किसका ग्राफ है बेटा, y एक्सिस वाला, ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल करंट का। तो I लिख के बेटा साथ लिख दोगे आप एम्पियर लिख दोगे। आई होप सो कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने वाई एक्सिस पे रखना है बेटा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने किस एक्सिस पे रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है। हालांकि वो मेंशन कर देता है बेटा आईजीसीएसई में, ए लेवल मेंशन नहीं करता, आईजी में मेंशन कर देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। ये आपको आई होप से छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा आपने स्केल सेट करना है। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल में आपको 10-15 वैल्यूज़ या 8-9 वैल्यूज़ गिवन होंगी, 7-8 वैल्यूज़ समझ लो, ठीक है। तो आपने स्केल नंबर ऑफ बॉक्सेस इस तरह से डिवाइड करना है कि आप इस ग्राफ का 50% से ज़्यादा एरिया कवर कर लो। इसका मतलब है आपका ग्राफ इतना सा नहीं होना चाहिए, आपका ग्राफ इतना नहीं होना चाहिए, आपका ग्राफ इतना बड़ा हो कि इस ग्राफ का 50% से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा हो। अगर 50% से ज़्यादा एरिया कवर नहीं होगा बेटा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे। बाज़ औक़ात वो कहता है कि जी आपने वैल्यूज़ लेनी है 0 एक्सेस से स्टार्ट करना है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप एक वैल्यू ले रहे हो 0, 10, 20, 30, 40 इस किस्म की वैल्यूज़ ले रहे हो, और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू स्टार्ट ही बेटा 100 से हो रही है, या किससे हो रही है, 1000 से हो रही है, 500 से हो रही है, जहाँ से मर्ज़ी आप स्टार्ट कर लो। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि पहला इसका भी 0 लेते हो, और जबकि यहाँ पे आप स्टार्ट ही कहाँ से करते हो, 100 से स्टार्ट करते हो। तो 100, और यहाँ पे बेटा आप लेते हो 120, देन आप लेते हो 140, एंड देन आप लेते हो 160। लेकिन चूँकि 20 का डिफरेंस है, असूल तो यही कहता है कि पहले 0, 20, 40, 60, 80, 100 तक जाना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि डायरेक्ट 0 से 100 एंड देन 20 का डिफरेंस ले रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को बेटा कहते हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर देते हो फॉल्स ओरिजिन, कि हमने ओरिजिन फॉल्स लिया। दैट्स मीन ये वैल्यू काफ़ी ऊपर जाके बननी थी, हमने इसको श्रिंक करके नीचे लेके आ गए, जस्ट फॉर द सेक कि ग्राफ बड़े आसानी से हमारे पास बन जाए। अब हो सकता है बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में इंशाल्लाह आ रही हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज जिसको कहते हैं बेटा बेस्ट फिट कर्व कहते हैं, बेस्ट फिट कर्व कहते हैं। फिजिक्स में आपको 90% प्लस बेटा बेस्ट फिट कर्व या बेस्ट फिट लाइन बनानी होती है, बेस्ट फिट कर्व बनाना होता है, ठीक है। इमेजिन करो बेटा पॉइंट्स मेंशन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, क्रॉस यूज़ करते हो या डॉट लगा के उसको सर्कल करते हो। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, डॉट लगा के सर्कल कर दो या क्रॉस कर दो। तो चलें, चूँकि सब बच्चे क्रॉस मेंशन करते हैं, तो मैंने ये बेटा क्रॉस ले लिया, एक क्रॉस इधर आ गया, एक क्रॉस इधर आ गया, एक क्रॉस इधर आ गया, एंड देन एक क्रॉस यहाँ आ गया, एंड एक क्रॉस यहाँ आ गया। ये कुछ पॉइंट्स कुछ इस तरह मेरे पास आ रहे हैं। बेस्ट फिट कर्व बेटा एवरेज लाइन होती है, याद रखिएगा। बेस्ट फिट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि सारे पॉइंट्स के करीब करीब होती है। मैंने क्या बोला है कि ये लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर भी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और जिसके नीचे भी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, या जिसके नीचे भी पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस होगा या जिसके ऊपर भी पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं कि बेस्ट फिट कर्व वो लाइन है जो लाइन ज़्यादा पॉइंट्स को टच करे। अब ये बेटा मैं बना रहा हूँ रेड पेन से ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी लाइन ऐसी हुई इस केस में तो इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया। आपको एक एवरेज लाइन, बेस्ट फिट लाइन एक ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि कहाँ से गुजरे, जो कि सारे पॉइंट्स के बड़े करीब से गुजरे बेटा। तो अगर ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, तो ये बेटा बेस्ट एग्जांपल है बेस्ट फिट कर्व की, जो कि सारे पॉइंट्स के करीब करीब है। ये भी करीब है, ये भी करीब है, ये भी करीब है। अगर कुछ बच्चे थोड़ा सा इसको और ऊपर करना चाहते हैं तो और ऊपर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये लो मैं थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही बन गए, सॉरी। लेकिन अगर थोड़ा सा ये यहाँ पे भी आ जाए ना, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आ जाए, तो तब भी ठीक रहेगा, आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट नहीं होंगे। तो ये एवरेज लाइन है जिसके लेफ्ट साइड भी क्या हो, पॉइंट्स हो, जिसके राइट साइड भी पॉइंट हो, ये एवरेज लाइन हो। बाज़ औक़ात अगर यहाँ भी एक पॉइंट है तो कोशिश करो कि जितने लेफ्ट पॉइंट है ऑब्वियसली उतने राइट होने चाहिए। ये एक वैसी एक डेफिनेशन से आपको सिखाई जाती है। सो ये बेटा बेस्ट फिट कर्व है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि बेस्ट फिट बेटा हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो। बहुत से बच्चे जानबूझ के क्या करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करवाते हैं और उनका ग्राफ गलत हो जाता है। सो बेटा अगर आपका बेस्ट फिट ऐसे बन रही है, ठीक हो गया,
तो अब इसको अगर ओरिजिन से स्टार्ट कराओगे, ये रेड पेन से मैं ड्रॉ करूं जो कि फॉल्स है, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, जो कि रॉन्ग होगा बेटा। आपने इनको ज़बरदस्ती स्टार्ट करवाया है ओरिजिन से, ठीक हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओरिजिन से स्टार्ट ही करवाओ। अगर बेस्ट फिट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये देखिएगा प्लीज़, ये चेक करो, ये तो कोई बेस्ट फिट पैरामीटर, तो क्या ये ओरिजिन से पास हुई? बिल्कुल नहीं है, ये तो कोई वाई इंटरसेप्ट पे मुझे वैल्यू दे रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई। इज इट क्लियर और नॉट? लास्ट पॉइंट, अगर आपको ग्रेडियंट ड्रॉ करना है, सो ग्रेडियंट ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन के अंदर, लाइन के ऊपर दो ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो कि आपस में 50% ऑफ लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। मैं कभी भी बेटा ये दो पॉइंट्स नहीं लूँगा। अगर इन दो पॉइंट्स का मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूँगा, स्लोप फाइंड आउट करूँगा, या ग्रेडियंट मैंने फाइंड आउट किया, तो ये मेरा आंसर को वो गलत कर देगा। मुझे लाइन के दरमियान स्पेसिंग कितनी ज़्यादा लेनी है? इस लाइन की लेंथ के 50% से ज़्यादा लेनी है, ठीक है। तो बेटा अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, तो एक पॉइंट मैं ले लूँगा यहाँ पे, ले लूँगा 50% से ज़्यादा ले लूँगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइंगल, मेक ट्राइंगल्स। इसको ऐसे ट्राइंगल मेथड से ज्वाइन करो। एक ऐसा लाइन ली, एक ऐसे लाइन ली, तो ये मैंने बेटा दोनों ड्रॉ कर लिए। अब ये वैल्यू मुझे यहाँ से क्या दे देगी? ये दे देगी y1, देन यहाँ पे लेके आऊँगा तो x1 मिल जाएगा, देन यहाँ पे लेके आऊँगा तो x2, देन ये मुझे दे देगी y2 दे देगी। सो फार्मूला लग जाएगा ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। वो कहता है ग्रेडियंट का यूनिट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटा अगर आप लिख दो तो कोई मसला नहीं होगा। y एक्सिस के यूनिट को ऊपर लिख दो और x एक्सिस के यूनिट को नीचे लिख दो, लेकिन उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सो अब इन सारी बातों को पढ़ लो। ये फॉल्स ओरिजिन हम ऐसे शो नहीं करते क्योंकि हमारा ग्राफ पहले से बना होता है, लेकिन आप मेंशन कर सकते हो कि फॉल्स ओरिजिन अगर आपका बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आ जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपकी प्रिसीजन बेटा बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये ब्लॉक है ना, ऐसे ग्राफ के खाने बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, इजी हो गया, और आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको इतना सिर्फ मार्जिन है कि वो पॉइंट यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, मतलब उस बॉक्स के हाफ डिस्टेंस के अंदर अंदर रहेगा तो करेक्ट माना जाएगा। अगर यही पॉइंट बेटा यहाँ चला गया तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको बड़ा प्रिसाइज होना है, खासतौर पर पॉइंट ले रहे हो, देख लो वाई पे पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही, अगर आ रही है तो दैट्स गुड, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई बेटा, लेकिन आई होप सो कि आपको कुछ सीखने को एक ही दफ़ा मिल जाएगा। इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन द कर्व लाइन हैज़ अ सिमिलर नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो, ये मैंने आपको बता दिया, और सारी बातें मेरे ख्याल से बेटा आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। इन बातों को स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो लिख लीजिएगा। आई होप सो कि ये सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का बेटा एग्जामिनर कहता है कि हमें पता है कि ये ए लेवल का टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो हम आपसे इतना डिमांड नहीं करते कि आपके आंसर सारे के सारे एक्यूरेट आने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये देखो लिखा हुआ भी, एग्जामिनर्स आर विल बी अवेयर दैट द कैंडिडेट्स डू नॉट ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कि आप लोगों का टॉपिक नहीं है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कुछ कुछ ऐसे आप छोटे छोटे पॉइंट्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के यूज़ करके आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को के रिजल्ट्स को एक्यूरेट कर सकते हो। तो वो आप मार्क्स स्कीम से अगेन हर एक्सपेरिमेंट के कुछ फिंगर टिप्स पे रख लिए करें, 4 से 5 होते हैं, वो याद कर लो, तो बेटा खुद ब खुद वो रिपीट होंगे, तो आपके आंसर जो हैं वो एक्यूरेट आना शुरू हो जाएंगे। दैट्स मीन के मेजरमेंट की एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की टिप्स सेपरेट होंगी, वो याद कर लो। थर्मोमीटर वाले केस में सेपरेट होंगे, सिंपल होते हैं बेटा, थर्मोमीटर साइड पे टच ना करे, पैरालैक्स एरर ना हो, थर्मोमीटर का स्केल 0 से स्टार्ट हो, इस किस्म के कॉमन से होते हैं, तो वो आप याद कर लिया करें, ख़ास तौर पर जब आप ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा बेहतर आए, आपके कहीं से भी मार्क्स डिटेक्ट होने की गुंजाइश ना हो। सो एक क्वेश्चन बेटा भी रहता है, उसकी फिर कभी इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। P6 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, इंशाल्लाह फिर कभी बता दूंगा। अभी मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी है आपके लिए। इसको अच्छी तरह डिस्कस करें, दोस्तों से डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, और फिर इस पर एफर्ट करें। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सो बेटा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।